हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर 2। आप जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और रेडिएशन में हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। इस तरह के सवाल हम आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, लेकिन इनको रिवाइज करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सवाल हम पढ़ते हैं। हमारा सवाल ये कहता है कि when a metal surface is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda, जब लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट होता है, then the potential difference required to stop the ejection of electron is 3 volt। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V है, 3 वोल्ट नहीं है, 3V है। When the same surface is illuminated by the light of wavelength 2 lambda, then the potential difference required to stop the ejection of electron is V। पहले 3V था, अब V हो गया। Then for photoelectric effect the threshold wavelength for the metal surface will be। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हम सेमी न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सीधा सीधा सवाल है, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है Sc बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस EV0। तो पहले वेवलेंथ देखिए लैम्डा है, तो पहला इक्वेशन बनाया Sc बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस E इंटू 3V, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3V। अब बाद में वेवलेंथ क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कहता है कि वेवलेंथ को हमने डबल कर दिया, वेवलेंथ को हमने डबल कर दिया, तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया EV। तो देखिए ये कितने इक्वेशन बन गए, 2 इक्वेशन। अब ऐसे सवालों को करने की टेक्निक तो बहुत आसान है। पहले इक्वेशन बनाइए और फिर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो Sc बाय लैम्डा माइनस Sc बाय 2 लैम्डा, पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2EV। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 2Sc माइनस Sc इक्वल टू 2EV। तो ये हो गया Sc अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू 2EV, और Sc अपॉन 4 लैम्डा इक्वल टू EV। ये आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में EV की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ से EV की वैल्यू होगी Sc बाय 4 लैम्डा, और आपको सेकंड इक्वेशन में रखनी है। तो सेकंड इक्वेशन को लिखिए Sc बाय 2 लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस EV, और EV की वैल्यू आप जानते हैं Sc बाय 4 लैम्डा, तो Sc बाय 2 लैम्डा इक्वल टू Sc बाय 4 लैम्डा। अब इस टर्म को आप यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, Sc बाय 2 लैम्डा माइनस Sc बाय 4 लैम्डा इक्वल टू 5, फिर आप एलसीएम ले लीजिए 4 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2Sc माइनस Sc इक्वल टू 5। तो 5 आ गया Sc बाय 4 लैम्डा। इस तरह से आपने वर्क फंक्शन निकाल लिया। पर आप जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन है उसको आप लिख सकते हैं Sc अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये देखिए 4 लैम्डा, Sc कैंसिल हो गया, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, 4 लैम्डा होगा। द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं और बढ़ते हैं। ये आप एक बार और नोट कर सकते हैं।
अब ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी स्टार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय light of wavelength lambda incident on surface of a metal of work function phi is, where h is Planck's constant, m is mass of electron and c is the speed of light. तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम यूज करेंगे। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ photon equal to work function plus maximum kinetic energy of emitted electron, तो ये हो जाएगा हमारा एस बाय लैम्डा, ये वर्क फंक्शन हो गया और ये हो गया हमारा ई के। तो एस सी बाय लैम्डा माइनस फाई इक्वल टू ई के। तो ई के को आप लिख सकते हैं एस सी बाय लैम्डा माइनस फाई। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करिए, हाफ वी मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा माइनस फाई। तो अब आपका एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, ये दो इधर चला जाएगा, टू एस सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। तो वी मैक्स का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2/m एस सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। अब थोड़ा हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एस सी माइनस लैम्डा फाइव, लैम्डा एलसीएम आएगा अपॉन एम लैम्डा, तो वी मैक्स हो गया आपका, बहुत अच्छा सवाल है, रूट ऑफ 2 एस सी माइनस लैम्डा फाइव अपॉन एम लैम्डा। तो ये इसका आपने आंसर निकाल लिया। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। तो बहुत अच्छा सवाल है और आसानी से हम ऐसे सवालों को 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करा हमने, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दिया और ये फिर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 4500 एंगस्ट्रॉम आर 1.3 वोल्ट एंड 0.9 वोल्ट। तो 1.3 वोल्ट तब होता है जब वेवलेंथ कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और 0.9 वोल्ट तब होता है जब वेवलेंथ कितनी होती है 4500 एंगस्ट्रॉम। देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज। तो चलिए इसको करते हैं। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पहले लिखते हैं हम, एस सी बाय लैम्डा वन, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, और पहले आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो था 1.3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 1.3 तो ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर इसी तरह दूसरा इक्वेशन सेकंड वेवलेंथ के लिए लिख लिया, 5 प्लस 0.9 तो अब करना कैसे है, तो देखिए आप पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा एस सी बाय लैम्डा वन अपॉन एस सी बाय लैम्डा टू इक्वल टू 5 प्लस 1.3 ई,
और 5 प्लस 0.9e। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इक्वेशन आइंस्टाइन का लिखा है एच बाई लेमदा इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट का यूज यहाँ पे किया है। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, 5 वर्क फंक्शन और लेमदा वेवलेंथ। अब देखिए ये हो जाएगा, फ्रैक्शन को एडजस्ट करिए, लेमदा 1 इंटू लेमदा 2 अपॉन एस सी, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस 1.3e अपॉन 5 प्लस 0.9e। तो एस सी तो आपका कैंसिल हो गया। अब लेमदा 2 है, हमारी जो पहली वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम है और दूसरी वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम। तो अब हम रख देंगे, यूनिट को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है अपॉन 4000 इक्वल टू, ये हो गया आपका 5 प्लस 1.3e अपॉन 5 प्लस 0.9e। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, डबल जीरो कैंसिल हो गया, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9/8 5 प्लस 1.3e अपॉन 5 प्लस 0.9e। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेथड पे बहुत ध्यान दीजिए कि हमने किस तरह से मेथड को लगाया है। सीधे सीधे बात करो, सिंपल करो, ल्यूसिड रखो और सॉल्व करो। हाँ, तो अब ये देखिए, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, 9/8 5 प्लस 1.3e और 5 प्लस 0.9e। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, तो अब ये हो जाएगा हमारा 9 से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 0.9e और 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 5 प्लस 1.3e। मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 9 5, 9 इंटू 0.9 8.1e आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 और 13 इंटू 8, तो 8 3 24, 2 बचा 10, 10.4e। अब बहुत सिंपल है, इस 8 5 को इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में और 8.1e को राइट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 9 5 माइनस 8 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 10.4e माइनस 8.1e। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू 10.4 से 8.1 को माइनस करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 3 10 में से 8 गया 2, 2.3e 2.3e। तो ये जो आ गया आंसर हमारा किस में आया है, जूल्स में आया है। तो वर्क फंक्शन हो गया आपका 2.3e जूल्स। अब इसको E से डिवाइड कर दोगे तो ये अब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E से E कट गया, तो पाई का जो आंसर है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो कितना बढ़िया सवाल है, आप देखिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमें एक आंसर को सुधारना पड़ेगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ मिसप्रिंटिंग्स हो जाती है, टाइपिंग एरर्स हो जाती हैं, तो उसको यही क्वेश्चन में ही हम लोग क्या करते हैं, सुधार देते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है और आप ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे मटेरियल्स में और बहुत सारी किताबों में मिल भी जाएगा, तो आप इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेट होकर नोट करिए, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इस बात का ध्यान रखें। माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि माइनस कर देंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 तो हमें निकालना है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, तो इसको आप ध्यान रखिए।
तो इस तरह से हमने, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल साफ सफाई से हमने कैलकुलेशन किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है और आ सकता है। अब देखिए, इस सवाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये ए है। ए और बी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल सेम है। मान लीजिए V01, और यहां पर ये थोड़ा सा गैप को मत आइए, तो हम कह सकते हैं कि बी और सी की इंटेंसिटी सेम है। तो यहाँ पहले ग्राफ का आंसर बाद में पढ़ेंगे, ग्राफ का एनालिसिस कर लेते हैं। बी और सी की इंटेंसिटी आई सेम है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है, और बी की इंटेंसिटी ए से ज्यादा है और सी की इंटेंसिटी भी ए से ज्यादा है। अब सी के लिए हम बात कर रहे हैं, अब किसकी? सी की। सी की देखिए आप, कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है सी का। सी का कट ऑफ पोटेंशियल मान लीजिए कितना है? V02। सी का कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी के लिए 3 मेटल हो गए, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी। बी और सी पर करंट सेम है, इसलिए इंटेंसिटी सेम हो गई, और ए की इंटेंसिटी से ज्यादा हो गई। अब यहाँ ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल क्या बताता है? ज्यादा कट ऑफ पोटेंशियल बताता है कि फोटोन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर फोटोन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो भाई फोटोन की काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो सी की फ्रीक्वेंसी बी से भी ज्यादा है, और सी की फ्रीक्वेंसी ए से भी ज्यादा है, और ए और बी के लिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या है? सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ए और सी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब हम आंसर टिक करेंगे। पहले ग्राफ का एनालिसिस खुद कर लीजिए, फिर आंसर पढ़िए। पहला आंसर, ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी। भैया ये तो गलत बात है, क्योंकि ए और बी की इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो ये कट गया। बाकी तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि एक गलत है तो दूसरा पढ़ के क्या करेंगे। दूसरा ऑप्शन, बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। बी और सी की इंटेंसिटी क्या है? सेम है, क्योंकि बी और सी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है, तो ये भी कट गया, गलत हो गया। अब तीसरा आंसर है, ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। यस, ये तो बिल्कुल सही बात लग रही है कि ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, वाइल बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो ये गलत बात है। बी की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सी का कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है और बी का कम है, तो सी और बी की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी सेम होने के लिए क्या जरूरी है? कट ऑफ पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इंटेंसिटी सेम होने के लिए क्या जरूरी है? करंट सेम होनी चाहिए। तो ये भी आपका गलत आंसर हो गया। एक हिस्सा सही है और एक हिस्सा गलत है। अब चौथे आंसर पे आते हैं, बी एंड सी विल हैव इक्वल इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है। वाइल ए एंड बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ये भी सही बात है। ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ग्राफ का एनालिसिस करने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो चौथा आंसर सही है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ का रिवीजन करा देता हूँ। ये करंट है और ये प्लेट पोटेंशियल है। अब देखिए, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये है V0। तो यहां से आप क्या बताएंगे? इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, और यहां से आप क्या बताएंगे? फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अब मैं एक और ग्राफ बना देता हूं। चलिए, ये देखिए दूसरा। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो मैं कहूँगा बी की इंटेंसिटी ए की इंटेंसिटी से ज़्यादा है, क्योंकि करंट ज़्यादा है। पर ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से बताओगे, और इंटेंसिटी
करंट से बताओगे। तो फिर से उस ग्राफ पर चलते हैं। तो देखिए ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल सेम है पर इंटेंसिटी अलग अलग है। अब बात करते हैं सी और बी की। सी और बी की इंटेंसिटी सेम है पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इस तरह से इन सब सवालों का जवाब दिया जाता है, ध्यान रखें। और अब 3 ग्राफ हम बना लेते हैं। तो देखिए फिर से सबसे पहले हम बनाते हैं एक, ये देखिए ये हमने बनाया ए, फिर हमने बनाया बी, फिर हमने बनाया सी, तो अब क्या कहेंगे, ए और बी की इंटेंसिटी और ये सी बन गया है ना, इंटेंसिटी ऑफ बी एंड सी सेम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी इज सेम। तो बस इस तरह से ग्राफ का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट fall on a metal plate and releases photoelectrons with a maximum velocity v. By decreasing lambda, देखिए वेवलेंथ कम हो रही है 25%, the maximum velocity of photoelectron is doubled. तो पहले v थी तो अब कितनी होगी, 2v होगी। The work function of the metal of material plate in electron volt is nearly। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, एस सी बाय लैम्डा फोटोन की एनर्जी है और ये दी गई है हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब कहा गया कि वेवलेंथ को 25% कम कर रहे हैं, तो 25% ऑफ लैम्डा होगा 25 लैम्डा बाय 100 लैम्डा बाय 4, कम कर रहे हैं तो नई वेवलेंथ होगी लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। क्वेश्चन कहता है कि वेवलेंथ को 25% कम करा जाता है, तो अब नई वेवलेंथ होगी एस सी अपॉन 3 लैम्डा बाय 4। वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v हो गई। तो ये देखिए 4 एस सी बाय 3 लैम्डा इक्वल टू 5, इसको हम लिख देंगे 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, 4 एस सी बाय लैम्डा। अब देखिए इस तरह से हमने कितने इक्वेशंस बना लिए यहाँ पर, 3 इक्वेशन हमने यहाँ पर बना लिए। अब हमें करना क्या है, एस सी बाय लैम्डा की तो वैल्यू हमें दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन हमें निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है 4 एस सी बाय 3 लैम्डा, यहाँ पर हम हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो कितनी आएगी, एस सी बाय लैम्डा माइनस 5। तो ये हो गया आपका 4 एस सी बाय 3 लैम्डा 5 प्लस 4 एस सी बाय लैम्डा माइनस 4 5। तो ये हो जाएगा 4 एस सी बाय 3 लैम्डा इक्वल टू 4 एस सी बाय लैम्डा माइनस 3 5। अब एस सी बाय लैम्डा हम रख देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 4 बाय 3 एस सी बाय लैम्डा, 4 बाय 3
SC by lambda equal to 4 SC by lambda, 4 SC by lambda माइनस 3 पाई। अब ये SC बाय लैम्डा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए आगे आंसर 4/3 इंटू 2, ये हो गया 8/3, 8 माइनस 3 पाई, 3 पाई इक्वल टू 8 माइनस 8/3, 3 पाई इक्वल टू 3 LCM 24 में से 8 गए, तो अब ये हुआ हमारा 3 पाई इक्वल टू 16/3, तो पाई इक्वल टू 16/9। अब 16 को 9 से आप क्या करिए, डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, 7 बचे, पॉइंट लगाइए, 9 7 जा, अच्छा 9 1 जा है ये, आई एम सॉरी, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये एक बार जाएगा और पॉइंट में एक 0 आएगा, तो अब ये कितनी बार जाएगा? 7, तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नियरेस्ट आंसर को हम क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नियरेस्ट आंसर को आपको टिक करना है और इसको आप माइनस करके भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए लगभग 1.7, और एक्चुअली देखिए एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बार और डिवीजन चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.77, इसलिए कंफ्यूजन मत लीजिए। तो 1.77 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते? ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसकी खास बात यह है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 to the power 15 हर्ट्ज, और लाइट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट्स सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब देखिए आप जानते हैं ये आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है और ये लाइट कितने एंगस्ट्रॉम की फॉल हो रही है? 4000 एंगस्ट्रॉम की। तो सबसे पहले हम लाइट की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि भाई कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो रही होगी। लाइट की वेलोसिटी 3 × 10 to the power 8, फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, वेवलेंथ मालूम है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम को आप लिख सकते हो 10 to the power -10 मीटर, तो ये हो गया 3 × 10 to the power 8 न्यू, 4 × 10 to the power -7, 3/4 into 10 to the power 8 divided by 10 to the power -7, तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने 0.75 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। तो हमें पता चला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1 × 10 to the power 15 हर्ट्ज थी, देखो 1 ही लिख सकते। और जो लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई वो क्या थी? 0.75 × 10 to the power 15 हर्ट्ज। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो क्या मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हमारा आंसर है नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, क्योंकि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे ही सवाल आजकल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। The photoelectric effect experiment, the photons of energy 5 electron volt are incident on a metal surface, ठीक है। They liberate photoelectrons which are just stopped by an electrode at a potential of -3.5 volt with respect to the metal, the work function of the metal। तो देखिए सबसे पहली बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड प्लस 3.5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3.5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये स्टेप आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.5 वोल्ट है तो इसका मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो अब कुछ नहीं बचा, आइंस्टाइन का इक्वेशन E इक्वल टू फाइव प्लस ई के जो इंसिडेंट हुआ था उसकी एनर्जी थी 5 और ये हमने निकाल ली 3.5। तो 5 माइनस 3.5 इक्वल टू 5, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी वैल्यू होनी चाहिए किसकी? 5 की। तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा से कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस में है तो इसका मतलब वो होता ही माइनस है, उसका नेचर है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस होगी। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.5 वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। तो ये अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो सीधे 1 मिनट में सॉल्व हो जाएं। ये हमारा अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Threshold wavelength for photoelectric emission from a metal is 5200 angstrom. ये दिया हुआ है। Photoelectrons will be emitted when this material is illuminated with the monochromatic radiation from a. अब देखिए सबसे पहला जो आंसर है वो बोलता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का मतलब क्या है? इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो 8000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है। तो क्या इंफ्रारेड से मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो हम थ्योरी जानते हैं, अगर वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यहाँ दी गई है 5200 एंगस्ट्रॉम और इंफ्रारेड होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इंफ्रारेड इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, चाहे उसकी वॉटेज कितनी ही क्यों ना हो। भाई 50 वाट और 1 वाट में क्या फर्क है? 50 वाट मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, 1 वाट मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है। लाइट की इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अब अल्ट्रा वायलेट की बात करते हैं। अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट, लैम्डा ऑफ अल्ट्रा वायलेट इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसलिए अल्ट्रा वायलेट से रेडिएशन निकलेगा। तो ये 3 आंसर सही है। तो आप सोचे होंगे हमारे एग्जाम में तो एक ही आंसर आता है, तो 3 आंसर वाला क्वेश्चन क्यों? भैया आप भी इसके 4 आंसर बना सकते हो। 3 इंफ्रारेड के बना लो और एक अल्ट्रा वायलेट का, और अल्ट्रा वायलेट से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो आंसर पे मत जाइए। और अब मैं आपको कुछ एक खास चीजें बताना चाहता हूं, तो ये देख लीजिए। वो कुछ खास चीजें ये हैं, आप इसको नोट कर लें। देखिए, क्योंकि इसके बाद हम एटम पढ़ेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ये रेंज होती है एक्स रेज की, ये मालूम होना चाहिए। 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम रफली ये होती है अल्ट्रा वायलेट, और 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम ये होता है विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। और अबव 8000 एंगस्ट्रॉम, above 8000 angstrom, above 8000 angstrom होता है इंफ्रारेड। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले डिसाइड करिए क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बदलने से नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, पर अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो वो नंबर का कोई मतलब वो तो होगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और एमिशन की आपको शर्तें मालूम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन म्यू नॉट। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या छोटी हो तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। वेवलेंथ, अच्छा ये यहाँ पे हमने इसको थोड़ा गलत लिखा है, एक मिनट, सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट के बराबर है या ज्यादा है तो नो एमिशन। तो वेवलेंथ को क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट के बराबर या कम एमिशन। तो ये बिल्कुल ऐसे आपको बना के रखना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो एमिशन होगा, तो एमिशन होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो हमारा जवाब है नो एमिशन, नो एमिशन। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो या ज्यादा हो तो आंसर क्या है, नो एमिशन। कंफ्यूजन की कोई बहुत बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। तो फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, या तो वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा, तब हम कह सकते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो अगला सवाल है, इन ए photoelectric experiment for 4000 angstrom incident radiation, the potential difference to stop the ejected electron is 2 volt. If the incident light is changed to 3000 angstrom, then the potential required to stop the ejection of electron will be 2 volt, 0, less than 2 volt, greater than 2 volt. तो देखिए, जब लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम थी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट कितना था, 2 वोल्ट था। जब लाइट की वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी तो हमें बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करते हैं, SC बाय लैम्डा पाई प्लस EV नॉट। सोचिए, अगर लैम्डा को आप कम कर देंगे, लैम्डा को कम कर देंगे तो SC बाय लैम्डा बढ़ जाएगा, SC बाय लैम्डा बढ़ जाएगा तो 5 प्लस EV नॉट ये भी बढ़ जाएगा, पर 5 तो कांस्टेंट है, बदलता ही नहीं है। तो 5 प्लस EV नॉट का बढ़ना क्या बतलाता है, EV नॉट V नॉट बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ कम करेंगे तो SC बाय लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 5 प्लस EV नॉट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि SC बाय लैम्डा ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिर रहा है तो V नॉट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो SC बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। SC बाय लैम्डा के कम होने का मतलब है 5 प्लस EV नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 5 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब V नॉट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वेवलेंथ को बदला 4000 एंगस्ट्रॉम से 3000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ कम की जा रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अगर 4000 एंगस्ट्रॉम पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो 3000 एंगस्ट्रॉम पे क्या होगा, 2 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन 2 वोल्ट, ग्रेटर देन 2 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। अरे भाई, फ्री का सीरीज में हमने अधिकतर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है और जिनकी हमें जरूरत है अपने रिवीजन में। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसको आप बिल्कुल गोल्डन पॉइंट्स माने। तो इसको नोट कर लें।
ओके, अब एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर डिस्क्राइबिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट्स पर आएंगे। तो देखिए, यहां पर दिया गया है फ्रीक्वेंसी, और यहां दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं ई के अपॉन ई। तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ये ग्राफ का ये जो पॉइंट है, ये क्या बताता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात, अगर हम ग्राफ को थोड़ा आगे की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं लाइक दिस, ये देखिए, तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है, ये मिलता है वर्क फंक्शन का। तो इस ग्राफ, अच्छा दूसरी चीज, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देगा? स्लोप ऑफ ग्राफ देगा h अपॉन ई, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है। अब क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह से है। एक सोडियम क्ले है और एक एल्यूमिनियम क्ले है। तो डेफिनेटली सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एल्यूमिनियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। और दूसरी बात, एल्यूमिनियम का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है और सोडियम का वर्क फंक्शन क्या है? कम है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम इज ए बेटर मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी हैपेंड। मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या है? कम है। तो जितना ज्यादा वर्क फंक्शन कम होता है, मटेरियल उतना ही ज्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाता है। अब अगली बात, फोटोन की एनर्जी ई है, वर्क फंक्शन फाई है और ई के है। तो ई के को हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू फाई प्लस ई के। तो एच न्यू माइनस फाई इक्वल टू ई के। तो दिस इज अ लीनियर, ध्यान दीजिए, लीनियर मतलब लाइन के इक्वेशन जैसा, लीनियर रिलेशनशिप between EK maximum kinetic energy and frequency। अब हम ग्राफ पर चलते हैं, आंसर्स पे चलते हैं और अब हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, पहला आंसर, सोडियम एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव द सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गलत आंसर है। दूसरा आंसर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मेटल्स डिपेंड लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ एक लीनियर रिलेशन बनाती है, रेखीय संबंध बनाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ये आंसर है बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। और चौथे के बारे में पढ़ ले, एल्यूमिनियम इज बेटर, गलत बात है, सोडियम बेटर है। तीसरा आंसर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट फॉर सोडियम एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए, सोडियम और एल्यूमिनियम के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट दोनों पे डाला जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं सेम होंगे? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पर। वर्क फंक्शन कम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर, तो ये कहना भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ मेटल्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी, ये इसका राइट आंसर है। तो कई बार ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके लिए आपको ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। अब देखिए, electrons are emitted in the photoelectric effect from a metal surface।
पहला आंसर ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज हाई। दूसरा आंसर विद द मैक्सिमम वेलोसिटी proportional to the frequency of incident radiation only if the frequency of the incident radiation is above a certain threshold value। हम जानते हैं कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो बाकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। तीसरा आंसर इसका क्या है, सही है, थ्रेशोल्ड पर बेस है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, एट ए रेट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल। तो टेम्परेचर हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ थ्रेशोल्ड की कंसेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब होगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। नंबर एक आप इसे कह सकते हो जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी। नंबर तीन एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से क्या होगी, बराबर या ज़्यादा, इक्वल साइन लीजिए। तो अभी तीन बातों को समझिए कि एमिशन, जब भी बात होती है कि भाई एमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, या लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या बराबर हो, या फोटोन की एनर्जी, इसे बोलेंगे हम एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो या बराबर हो। तो एमिशन की जब भी पूछा जाए ना, एमिशन हो रहा है, जब भी आपसे पूछा जाए एमिशन हो रहा है, तो आपको सिर्फ ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि एमिशन की कंडीशन क्या होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपका जो तीसरा आंसर है ये क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी टेम्परेचर वगैरह देखिए, एमिशन के लिए हमें जो पढ़ाया जाता है वो तीन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। टेम्परेचर हमें नहीं देखना, प्रेशर नहीं देखना, बाकी कुछ भी नहीं देखना। इन तीन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए, इसको आप पढ़ लें, नोट कर लें। When monochromatic light falls on a photosensitive material, the number of photoelectrons emitted per second is n and their maximum kinetic energy is k। ठीक है। If the intensity of incident light is doubled, आंसर में बाद में आएंगे, तो सबसे पहले समझ लें कि देखिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद रखिए, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड या एमिटेड is directly proportional to intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जब भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, मतलब एमिटेड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन लॉज हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन पे ज्यादा जाते हैं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल, ठीक है, एन इज डबल बट के मैक्स रिमेन सेम, सही बात है। के मैक्स इज डबल, नहीं, इंटेंसिटी पे के डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये गलत है। बोथ एन एंड के मैक्स आर डबल, गलत बात है। बोथ एन एंड के मैक्स आर हाफ, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट आंसर है, अगर इंटेंसिटी डबल करोगे तो नंबर ऑफ एमिशन डबल हो जाएंगे, पर के मैक्स पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे बात करते हैं। तो ये बात आपको हमेशा क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल।
तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीन में से हमें बताना है कौन से सही है और कौन से गलत हैं। नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नोट कर लिया। रिगार्डिंग फोटॉन्स, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेट चार्ज ऑन फोटॉन इज 0। सो फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब फोटॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसी पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगाकर जिस पर चार्ज होता है, पर फोटॉन पे तो चार्ज है ही नहीं। तो फोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों उस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट दे आर डिफ्लेक्टेड बाय, ये रॉन्ग है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेस एज द मीडिया चेंजेस। देखिए, फोटॉन है क्या? फोटॉन है क्या? फोटॉन का मतलब, फोटॉन मतलब लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या जब लाइट रेस या वेव्स किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो क्या उनकी वेवलेंथ बदलती है? हाँ, बिल्कुल बदलती है, क्योंकि फोटॉन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेस एट द मीडिया चेंजेस, करेक्ट। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन फोटॉन कॉलिजन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की अगर कॉलिजन होगी, जब भी फोटॉन का कॉलिजन होगा, मान लीजिए जब फोटॉन किसी मेटल सरफेस से टकराता है तो मेटल के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कंजर्व्ड, नहीं, गलत बात है। फोटॉन हमेशा क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कॉलिजन में फोटॉन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें लगाना है। तो करेक्ट तो हमारे को दूसरा ही मिला, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। इसमें बिल्कुल डाउट मत रखिए। अब ये अच्छे सवाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। A proton accelerated through a potential difference of 100 volt has de Broglie wavelength lambda naught. The de Broglie wavelength of an alpha particle accelerated through 800 volt. तो चार आंसर दिए गए। पहला आंसर है लैम्डा नॉट बाय 2, दूसरा आंसर है लैम्डा नॉट अपॉन रूट 2, तीसरा आंसर है लैम्डा नॉट बाय 4 और चौथा आंसर है लैम्डा नॉट बाय 8। अब देखिए, सबसे पहली बात, थोड़ी थ्योरी का रिवीजन कर लेते हैं। हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h अपॉन एम वी। एम वी होता है मोमेंटम। अच्छा, अगर E काइनेटिक एनर्जी है तो हम उसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप क्या करिए, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? m से। तो ये हो जाएगा एम ई एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया 2me इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर। तो रूट 2me आप किसको लिख सकते हैं? p को। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, h अपॉन 2me। अब अगली कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। जो एक चार्ज है, हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी कैसे देते हैं?
उसके लिए हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू Q इंटू V। और V क्या है? वेलोसिटी नहीं है, कैपिटल V लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E को आप क्या लिख सकते हैं? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, पहले फॉर्मूला बनाएंगे। H अपॉन था हमारा 2me, E को हमने लिख दिया 2mq कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन में दो चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं, एक प्रोटॉन दिया गया है और एक अल्फा पार्टिकल दिया गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रोटॉन के लिए लिख लेते हैं H अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोटॉन को कितना दिया गया है ये हमें मालूम है, 100 वोल्ट। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब अल्फा पार्टिकल को लिख लेते हैं H अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस अल्फा पार्टिकल को इस क्वेश्चन में दिया गया है 800 वोल्ट का। तो ये हमने लिख लिया इनटू 800। अब ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा डिवाइड करेंगे तो ये आएगा H अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू 100 डिवाइडेड बाय H 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इनटू 800। H तो कैंसिल हो गया, तो फ्रैक्शन को अरेंज करिए तो ये ऐसे हो जाएगा 2m अल्फा, Q अल्फा ऊपर चला जाएगा इनटू 800 और नीचे बचेगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, तो रूट को हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m अल्फा, 2m अल्फा Q अल्फा इंटू 800 और नीचे आएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू 100। 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा p दिया हुआ है लैम्डा नॉट। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। रेशियो है मास ऑफ प्रोटॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट, चार्ज ऑन प्रोटॉन E इंटू 100, E इंटू 100। तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो गया, E भी आपका कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में बचा लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा अल्फा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। तो लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा अल्फा इज 8। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 8 लैम्डा अल्फा, तो लैम्डा नॉट बाय 8 इक्वल टू लैम्डा अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा नॉट बाय 8। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको तीनों इक्वेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ के मालूम होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर आ गया आपका लैम्डा नॉट बाय 8। चौथा आंसर क्या है? सही आंसर है। तो एक बार और देख सकते हैं। और आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी और यहां हमने इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया।
तो ये थे हमारा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद है आपका रिवीजन में इससे आपको मदद मिल रही होगी। तो लगातार हम रिकैप सीरीज में कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो। रिवाइज करते रहिए और पास होते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलते हैं। सी यू। बाय बाय।